बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल चार्ट्स का लेक्चर 3 और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल चार्ट के कॉन्सेप्ट को। और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 में चॉइस ऑफ कंट्रोल लिमिट्स को। अब चॉइस ऑफ कंट्रोल लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, आप लोगों ने इससे पहले जो कंट्रोल चार्ट्स सीखा था उसको डिफाइन किया था, तो आपने कहा था कि ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसमें रन टाइम पे आप सैंपल ले रहे होते हैं और कोई सैंपल स्टैटिस्टिक जो है वो आप वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर रहे होते हैं अगेंस्ट सैंपल नंबर या टाइम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ये बना रहे हैं तो आपके पास रूल क्या है कि आप सेंटर लाइन किस तरह से डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे होगी, और आपकी अपर कंट्रोल लिमिट कहाँ पे होगी और लोअर कंट्रोल लिमिट कहाँ पे होगी। ये है चॉइस ऑफ कंट्रोल लिमिट्स। तो सेंटर लाइन को डिफाइन करना वो तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वो वॉइस ऑफ कस्टमर है या वॉइस ऑफ प्रोसेस है। अगर प्रोसेस को देख के आप उसको डिसाइड करते हैं तो आप उस तरीके से लेंगे, फिर कस्टमर की चॉइस को देख के करेंगे तो आप उस तरह से टारगेट या सेंटर वैल्यू आपने उस तरीके से लेनी है। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो चूंकि डेटा जनरेट हो रहा है, तो डेटा जब जनरेट हो रहा है तो उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, और मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उसमें कोई वेरिएबल्स होंगे, तो वो ज़्यादातर वेरिएबल जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इस अजम्पशन को लेकर हम डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल लिमिट्स को किस तरह से लिया जाए। ये आपके सामने एक टिपिकल कंट्रोल चार्ट है और इसमें ये जो प्रोसेस है इसको इन कंट्रोल प्रोसेस बताया हुआ है। इसमें अपर कंट्रोल लिमिट जो है वो 1.7 पर ली हुई है और लोअर कंट्रोल लिमिट ली हुई है 1.3 के ऊपर, और जो सेंटर लाइन है ये आपकी 1.5 पे ली हुई है। अब ये कैसे ली है ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जनरल मॉडल आपको पता है कंट्रोल चार्ट्स का। जनरल मॉडल जो है उसमें सेंटर लाइन पे एवरेज या म्यू डब्ल्यू लिया जाता है। डब्ल्यू आपका क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ इस रेक्टेंगल के अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। और अपर कंट्रोल लिमिट के लिए हम ये एल सिग्मा डब्ल्यू तो प्रोसेस से आता है, वो डेटा से आता है या पहले से स्पेसिफाइड होता है, और म्यू भी पहले से स्पेसिफाइड होता है, सेंटर लाइन है। अब मसला सारा इस एल का है कि एल कितना लिया जाए। अब जो एल है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं और आपने बेसिक जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक है वो आपने पढ़ी है, तो उसमें आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल ज़रूर पढ़े होंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल भी तकरीबन इसी तरह के होते हैं। उसमें एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड एरर होता है। यहाँ पर सिग्मा या स्टैंडर्ड एरर नहीं है, यहाँ सिर्फ सिग्मा डब्ल्यू है, और इसके साथ जेड अल्फा बाय 2 की जगह ये एल आया हुआ है। इसका मतलब अगर आपका जो वेरिएबल है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें जेड के टेबल से मदद ली जा सकती है एल को डिटरमिन करने के लिए। Specifying the control limits is one of the critical decisions that must be made in designing a control chart. Widening the control limits will decrease the risk of type first error but increase the risk of type second error. जी, ये जो बात यहाँ पे हमने देखी कि इसमें लिखा हुआ है कि widening the control limits will decrease the risk of type first error। अब ये टाइप फर्स्ट एरर और टाइप सेकेंड एरर यहाँ कैसे आ गए? अगर आप रिकॉल करें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम टाइप फर्स्ट एरर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी टू रिजेक्ट अ ट्रू नल इज टाइप फर्स्ट एरर। सिर्फ इसको अगर आप देखें तो ट्रू नल हाइपोथेसिस का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल है, और उसको रिजेक्ट करने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का यहाँ पे मतलब ये है कि आप इन कंट्रोल प्रोसेस को कहते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है। और आउट ऑफ कंट्रोल किस बेस पे कहेंगे कि जब इनमें से कोई पॉइंट प्लॉट होगा आउटसाइड दीज लिमिट्स, अपर और लोअर लिमिट्स के बाहर प्लॉट होगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो लाइन है 1.7 वाली अपर कंट्रोल लिमिट, इसको अगर वाइड किया जाए और दूर
सेंटर लाइन से लेके जाएं हम, तो हमारे पास अंदर एरिया ज़्यादा आ जाता है। इसका मतलब कि कोई भी पॉइंट बाहर प्लॉट होगा उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अल्टीमेटली टाइप फर्स्ट एरर या फॉल्स अलार्म बोलते हैं, उसकी चांसेस या प्रोबेबिलिटी कम हो जाते हैं। इससे एक और नुकसान होता है कि जब आप अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को सेंट्रल लाइन से दूर करते हैं या इस इंटरवल को वाइड करते हैं, तो अगर प्रोसेस में कोई एक सिग्नल ऐसा है जिस पर आपको प्रोसेस स्टॉप करना चाहिए, वो अंदर प्लॉट होता है। क्योंकि आपकी लिमिट्स ज़्यादा वाइड हैं, तो अब ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो अंदर प्लॉट होंगे और बाहर प्लॉट होने के चांसेस कम होंगे। इसका मतलब कि वो जो अलार्म है वो होना चाहिए फॉल्स ट्रू, कि आपको प्रोसेस वहाँ रोकना चाहिए, लेकिन लिमिट्स के अंदर आने की वजह से आप प्रोसेस को स्टॉप नहीं करते, आप प्रोसेस को जारी रखते हैं। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि आपने लिमिट्स को वाइड कर दिया। तो वो जो दूसरी तरह का अलार्म है, फॉल्स अलार्म है, कि आपका असल में प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है और आपका जो लिमिट्स हैं वो इतनी वाइड हैं कि आपका वो फॉल्स अलार्म भी वो जो प्रोसेस को स्टॉप जहाँ पे करना चाहिए था आप नहीं कर पा रहे, आपका पॉइंट अंदर प्लॉट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर टाइप सेकंड एरर। अच्छा, अब अल्टीमेट उसको अगर आप कन्वर्स करें, उसका आप उसको उल्टा करके देखेंगे, अगर इनको नेरो किया जाए, इन लिमिट्स को सेंट्रल लाइन के करीब लाएं, तो उससे क्या होगा? बाहर प्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब टाइप फर्स्ट एरर बढ़ जाएगी और टाइप सेकंड एरर कम हो जाएगी। आपको दोनों के दरमियान में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और कंप्रोमाइज कैसे करेंगे कि आपको स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि वो एल जो है यहाँ पर, ये एल ऐसे लिया जाए ताकि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एरर ज़्यादा हो और ना प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर ज़्यादा हो। तो ये दूसरी बात यहाँ पे लिखी है, कॉन्ट्रेरिली narrowing the control limits will increase the risk of type first error but decrease the risk of type second error। अब ज़रा इस फिगर को देखें, इसमें हमने एक स्टैंडर्ड को डिस्कस किया हुआ है 3 सिग्मा लिमिट्स। अब 3 सिग्मा लिमिट्स जो हैं ये स्टैंडर्ड है, इसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी बोलते हैं हम, और इसको हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल को भी ज़रा आप रिकॉल कर लें, ये आप इस टेबल से अच्छी तरह वाकिफ हैं, ये आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ किया करते हैं। तो स्पेसिफाइंग कंट्रोल लिमिट्स, द यूज़ ऑफ 3 सिग्मा लिमिट्स जनरली गिव्स गुड रिजल्ट्स इन प्रैक्टिस। ये चूंकि स्टैंडर्ड है, इस पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दीज लिमिट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज एक्शन लिमिट्स। ये टर्म याद रखें, आगे जाके एक और टर्म हम डिफाइन करेंगे तो फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्शन लिमिट्स और वो होगी वार्निंग लिमिट्स। इफ द डेटा इज अज्यूम्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एरर अल्फा इज 0.0027, दैट इज एन इनकरेक्ट आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल और फॉल्स अलार्म विल बी जनरेटेड इन ओनली 27 आउट ऑफ 10,000 पॉइंट्स। अगर आप इस ग्राफ में 10,000 पॉइंट्स प्लॉट करें तो इस लेवल पर, यहाँ पे भी लिखा हो 0.0027 के लेवल पर कितने चांसेस हैं? 10,000 में से 27 पॉइंट्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल फॉल्स अलार्म देंगे आपको। फर्दर मोर द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट टेकन विल when the process is in control will exceed the 3 sigma limits in one direction only is 0.00135। अच्छा, इस 0.0027 को अगर आप हाफ कर दें तो 0.00135 आता है। चूंकि ये नॉर्मल कर्व है, इस वजह से सिमेट्रिक होगी, तो जितना एरिया आपने राइट टेल में रखा है उतना ही लेफ्ट टेल में रखना होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप टेबल देखें, उसको आप कंसल्ट करें टेबल को, तो उसमें 3 से ऊपर, मतलब z की वैल्यू 3 हो, इससे ऊपर प्रोबेबिलिटी आती है 0.00135 और -3 से नीचे 0.00135 सिमेट्रिक होने की वजह से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 0.0027 टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी टोटल रखते हैं तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो आपको 3 सिग्मा पर सेट करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब यूरोप में
और यूके में थोड़ी सी डिफरेंट प्रैक्टिस की जाती है। वहाँ पर 3 सिग्मा पहले से स्पेसिफाई नहीं किया जाता। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी को स्पेसिफाई पहले से कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग द कंट्रोल लिमिट्स एज अ मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और कांस्टेंट एल, we could have directly chosen the type first error probability and calculated the corresponding limit called the probability limits. अब उसमें क्या किया था, उसमें L स्पेसिफाई कर दिया था कि L3 होगा, तो उससे हमें पता चला था कि 0.0027 टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी बनती है। यहाँ पे यूके में क्या किया जाता है, टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ये 0.0027 की बजाय 0.001 हो अगर टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी, तो एल कितना बनता है, ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर आप इस टेबल को देखें तो अगर आप 0.001 एरिया एक टेल में रखते हैं, वन टेल, तो उसमें आपकी जो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस आती हैं वो आती हैं 3.09। 3 की बजाय अब आएगी 3.09, और टू साइडेड पे फिर जाहिर सी बात है 0.001 और 0.001 मिलके बनेंगे 0.002। ये टू टेल केस में वहां पे 0.0027 था और यहाँ पे 0.002 है। तो फर्क कितना आया एल में, वहां L3 था और यहाँ पे एल कितना है, 3.09 है। तो अब दोनों प्रैक्टिसेस को आप देख लें। अमेरिकन्स क्या करते हैं, एल पहले से स्पेसिफाई करके 3 सेट कर लेते हैं, और जो यूके और वेस्टर्न यूरोप में एक प्रैक्टिस है कि स्पेसिफाई नहीं कर देते, वहाँ टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी को पहले स्पेसिफाई करते हैं, और उसका जो अल्टीमेट उसका रिजल्ट होता है कि आपका एल ऑटोमेटिकली 3.0 या 3 की बजाय 3.09 आ जाता है। तो ये तो हो गई कंट्रोल लिमिट्स, और इसमें एल कितना लिया जाए या ये जो मल्टीप्लायर है सिग्मा का, ये कैसे लिया जाए। अब आते हैं जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा था कि वो एक्शन लिमिट्स थी, और ये एक और टर्म है वार्निंग लिमिट्स। अब वार्निंग लिमिट्स क्या हैं, इफ़ यूज, बाज़-औक़ात नहीं लेते वार्निंग लिमिट्स नहीं लेते, लेकिन अगर यूज़ करें, दे आर टिपिकली सेट एट 2 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। वहाँ जो 2 किस्म की लिमिट्स उस चार्ट में यूज़ की जाएंगी, एक तो एक्शन लिमिट्स हो जाएंगी, इसको 3 सिग्मा लिमिट्स होते हैं, और एक वार्निंग लिमिट्स होंगी जो 2 सिग्मा लिमिट्स पे होंगी। अब वार्निंग का मतलब यह है कि उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, अलर्ट हो जाते हैं जो प्रोसेस इंजीनियर्स हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, और जब 3 सिग्मा लिमिट्स को एक्सीड करता है या -3 सिग्मा लिमिट को नीचे वाली साइड पर एक्सीड करता है, तो उस केस में फिर एक्शन लिया जाता है। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे देखें तो सेंटर लाइन या टारगेट, ये ग्रीन कलर की लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ये जो डॉटेड लाइन है ये 2 सिग्मा पे लिए हुए। अगर आप यहाँ से यहाँ पे जाएं तो 1 सिग्मा, और यहाँ पे जाएं तो 2 सिग्मा, और यहाँ जाएं तो ये 3 सिग्मा आता है। तो 3 सिग्मा ऊपर वाली साइड पे और 3 सिग्मा नीचे वाली साइड पर। 2 सिग्मा के ऊपर ये डॉटेड लाइन डाल दी जाती है, इसको कहा जाता है, ऊपर जो डॉटेड लाइन डाली जाती है उसको कहते हैं अपर वार्निंग लिमिट, और जो नीचे डॉटेड लाइन डाली जाती है उसको लोअर वार्निंग लिमिट कहा जाता है। और 3 सिग्मा के ऊपर जो कंट्रोल लिमिट है उसको हम अपर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं, और -3 सिग्मा पर जो है उसको लोअर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखें तो ये 3 सिग्मा लिमिट से बाहर प्लॉट नहीं हो रहे, लेकिन 2 सिग्मा लिमिट से बाहर प्लॉट हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस इंजीनियर जो होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। तो उस केस में फिर जैसे ही कोई पॉइंट नीचे प्लॉट होता है, अच्छा यहाँ पे भी कोई करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, वो कोई चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि ये बिलो एवरेज आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल मिल रहा है, वार्निंग पे है। और प्रोसेस स्टॉप कब करेंगे, जब इस रेड लाइन से नीचे प्लॉट हो जाएगा, तो फिर हम प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा तो डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो ये हो गई वार्निंग लिमिट्स और कंट्रोल लिमिट्स या एक्शन लिमिट्स।
इफ वन आर मोर पॉइंट्स, ये वही वाली बात जो हमने डिस्कस कर ली। गुड थिंग क्या है, वार्निंग लिमिट्स ऑफन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द कंट्रोल चार्ट। अच्छी बात है, अगर आप यूज़ करें तो ये कंट्रोल चार्ट्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर लेती हैं। लेकिन बैड थिंग क्या है, वार्निंग लिमिट्स कुड रिजल्ट इन इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल्स अलार्म। तो इनको वार्निंग लिमिट्स को स्पेसिफाई करने से हमें फॉल्स अलार्म के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। अगली बात, कंट्रोल चार्ट्स की स्पेसिफिकेशन या कंट्रोल चार्ट्स का जो कंस्ट्रक्ट है, उसकी जो शेप है, उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनमें से अगला फैक्टर है सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। In general, larger samples will make it easier to detect small shifts in process. If the process shift is relatively large, then the smaller samples can be used. कि अगर प्रोसेस के अंदर शिफ्ट है, मतलब आपका जो मीन है वो कहीं ऊपर शिफ्ट हो रहा है या नीचे शिफ्ट हो रहा है, और ये स्मॉल शिफ्ट्स हैं, मतलब जो मीन शिफ्ट हो रहा है तो वो इतना ज़्यादा कंसिडरेबली दूर नहीं है सेंटर लाइन से, तो उस केस में बड़े सैंपल चाहिए होते हैं आपको उनको डिटेक्ट करने के लिए, छोटी शिफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए। और जो लार्ज शिफ्ट्स होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए आप स्मॉलर सैंपल से काम ले सकते हैं। द मोस्ट डिजायरेबल सिचुएशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिटेक्टिंग शिफ्ट्स वुड बी टू टेक लार्ज सैंपल्स वेरी फ्रीक्वेंटली। डिज़ायरेबल तो ये है कि बड़े सैंपल लिए जाएं और फ्रीक्वेंटली लिए जाएं, मतलब आप कम उसमें जो टाइम इंटरवल है आपका उसको कम कर दें। आप घंटे की बजाय आधे घंटे या 10 मिनट के बाद आप सैंपल लें, ये एक आइडियल सिचुएशन है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली लें और बड़े सैंपल लें, लेकिन ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। एलोकेटिंग सैंपल एफर्ट, टेक स्मॉल सैंपल्स एट शॉर्ट इंटरवल्स और लार्ज सैंपल्स एट लॉन्गर इंटरवल। स्मॉल सैंपल्स शॉर्ट इंटरवल्स पे लें या लार्ज सैंपल्स लॉन्ग इंटरवल्स पे लें, तो ये एक फिजिबल सोल्यूशन है इस मसले का कि आप जो शिफ्ट्स होती हैं प्रोसेस के अंदर उनको आप किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे एक और टर्म है एवरेज रन लेंथ। अब रन, आपने एक रन टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक में पढ़ा है कि एक तरह के जो साइंस हैं उनकी का जो सीक्वेंस है उसको हम रन बोलते हैं। यहाँ भी इसी तरह की बात है। अनदर वे टू इवेल्युएट डिसीजंस रिगार्डिंग सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज थ्रू द एवरेज रन लेंथ ऑफ द कंट्रोल। तो सैंपल साइज और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो इशू पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, उसको टैकल करने के लिए हम ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है इसको यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ARL अप्रोच या एवरेज रन लेंथ अप्रोच। द इन कंट्रोल ARL इज द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट मस्ट बी प्लॉटेड बिफोर अ पॉइंट इंडिकेट्स एन आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन। अब एवरेज रन लेंथ ARL नॉट क्या है? ये है एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट मस्ट बी प्लॉटेड बिफोर अ पॉइंट इंडिकेट्स एन आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन। ये आपको बताता है कि आपका कोई भी फॉल्स अलार्म, अगर आप दोबारा कंट्रोल चार्ट के ऊपर जाएं यहाँ पर, तो इसमें कितने पॉइंट्स आपको चाहिए ताकि पहला आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल आपको या फॉल्स अलार्म आपको मिले, उससे पहले कितने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ये है आपका ARL नॉट, एवरेज रन लेंथ। और आउट ऑफ, ये इन कंट्रोल ARL है। आउट ऑफ कंट्रोल ARL को ARL1 कहा जाता है। जिस तरह H0 H1 होता है, तो यहाँ ARL नॉट ARL1 है। ये क्या है? इज द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स टू डिटेक्ट द प्रोसेस शिफ्ट। ये प्रोसेस के अंदर जो शिफ्ट आती है, प्रोसेस का जो एवरेज शिफ्ट होती है या उसका टारगेट, जब उसका जो एक्स बार अगर कर रहे हैं कोई भी सैंपल स्टैटिस्टिक, उसमें शिफ्ट आती है, तो उसको डिटेक्ट करने के पहले आपने कितने ऑन दी एवरेज कितने पॉइंट्स आपने प्लॉट करने होंगे। ARL क्या है? एज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ द कंट्रोल चार्ट। व्हेन द प्रोसेस इज इन कंट्रोल, नो मीन शिफ्ट, वो जो मीन या एक्स बार या जो भी आप स्टैटिस्टिक यूज कर रहे हैं उसमें शिफ्ट ना हो, द वैल्यू ऑफ ARL नॉट हैज टू बी लार्ज। का मतलब ज्यादा पॉइंट्स प्लॉट करें तो आपको
एक फॉल्स अलार्म मिले। When there is a mean shift in the process, the value of out of control ARL has to be small as possible. तो when there is a mean shift, mean का shift है process में, the value of out of control ARL has to be small as possible. In control जो कंडीशन है उसमें ARL नॉट जो है उसको बड़ा होना चाहिए और आउट ऑफ कंट्रोल ARL स्मॉल होना चाहिए जब आपके प्रोसेस में मीन शिफ्ट मौजूद है, प्रोसेस आपका शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ रिलेटेड एक टर्म है एवरेज टाइम टू सिग्नल। वहां पे क्या था, रन था, कितने पॉइंट्स आपने प्लॉट करने। यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे टाइम है, ATS बोलते हैं, एवरेज टाइम टू सिग्नल। समटाइम्स इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल चार्ट इन टर्म्स ऑफ एवरेज टाइम टू सिग्नल। वहां पे हमने पढ़ा था कि परफॉर्मेंस, कंट्रोल चार्ट की परफॉर्मेंस को ARL, एवरेज रन लेंथ की मदद से मैयर किया जाए, उसकी जो परफॉर्मेंस है कंट्रोल चार्ट की। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज टाइम टू सिग्नल या ATS की मदद से भी एक्सप्रेस की जा सकती है। इफ सैंपल्स आर टेकन एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट आर h आवर्स अपार्ट, देन ATS और ARL में लिंक भी यही है कि अगर आप फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम ले रहे हैं कि आपने 10 जो 1 घंटे के बाद अगर आपने सैंपल लेना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ ये h की टर्म यूज हुई है, h यूज हुआ है। h क्या है, सैंपल्स आर टेकन एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, h आवर्स अपार्ट, के आपके सैंपल्स, 2 सैंपल्स के दरमियान में कितने घंटे का फर्क है। आधे घंटे का है तो 0.5 कर लेंगे, 1 घंटे का है तो 1h की जगह पुट कर लेंगे। अगर ये पहला सैंपल लिया, अगला सैंपल 2 घंटे के बाद लेना है तो आप h की जगह 2 पुट कर लेंगे। और ATS फाइंड करने के लिए आप ARL को h से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये लिंक है ATS और ARL में, एवरेज टाइम टू सिग्नल और एवरेज रन लेंथ के अंदर। अगली बात, रैशनल सब ग्रुप्स। अब रैशनल सब ग्रुप, आपको पता है सब ग्रुप क्या होते हैं, सैंपल्स होते हैं, जाहिर सी बात है। रैशनल सब ग्रुप्स, या इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम, या कुछ इस तरह की टर्म भी यूज की जा सकती है। बहरहाल यहाँ पे जो टर्म यूज की जाती है वो रैशनल सब ग्रुप्स की ही यूज की जाती है। ये क्या है, सब ग्रुप्स और सैंपल्स। सब ग्रुप्स तो सैंपल्स होते हैं, शुड बी सिलेक्टेड so that if assignable causes are present, the chance of differences between subgroups will be maximized, while the chance of differences due to these assignable causes within a subgroup will be minimized. कि उन सैंपल्स को या उन सब ग्रुप्स को आप रैशनल सब ग्रुप्स बोलते हैं कि अगर कोई असाइनेबल कॉज मौजूद है प्रोसेस के अंदर, आपके कोई ऐसा सोर्स ऑफ वेरिएशन मौजूद है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है, अगर वो मौजूद है तो आपके सैंपल्स क्या करें, ये जो आपके जो सैंपल्स के दरमियान में बिटवीन सैंपल्स जो डिफरेंसेस हैं या जो वेरिएशन है वो मैक्सिमाइज हो, और सैंपल या सब ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन या डिफरेंसेस हैं वो उन असाइनेबल कॉजेज की मौजूदगी में मिनिमाइज हो जाए। Constructing rational subgroups, select consecutive units of production, provides a snapshot of the process, provides a better estimate of the standard deviation of the process in case of variables control chart, and effective at detecting process shift. अब वो जो बार बार बात हो रही है प्रोसेस शिफ्ट की, तो ये प्रोसेस शिफ्ट है। अगर आप इसको गौर से देखें, थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। जी, आपका जो मीन है म्यू वो यहाँ पे है। अब क्या हुआ, पहले सैंपल का जो मीन था वो इस म्यू के करीब था। अब जब अगला सैंपल आपने लिया तो मीन शिफ्ट हो गया, इसको शिफ्ट बोलते हैं।
आपका मीन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब एवरेज बढ़ गई, और उससे अगले सैंपल में भी उतनी ही थी। लेकिन अगर आपने आगे जाके देखें तो चौथे और पांचवें सैंपल की जो एवरेजेस हैं वो इनसे कम हैं। इसका मतलब अब मीन जो है नीचे शिफ्ट हो गया, और छठे और सातवें सैंपल में और नीचे शिफ्ट हो गया, और आठवें, नौवें और 10वें सैंपल में ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं प्रोसेस की शिफ्ट। होना ये चाहिए कि अराउंड दिस मीन, कि ये जितने भी मीन्स आ रहे हैं, जितने भी सैंपल्स आ रहे हैं, उनकी एवरेज जो है, ये जो आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है स्टेप्स में, ये स्टेप्स में ना हो, ये इस तरह की हो, तो इसमें हम कहते हैं कि ये मीन शिफ्ट नहीं हो रहा, मतलब शिफ्ट्स नहीं आ रही। तो इस शिफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हमने पीछे पढ़ा था कि हम यूज़ करते हैं ARL को यूज़ करते हैं। तो अब आपके जो रेशनल सब ग्रुप्स क्या होंगे कि सैंपल्स के आपस में जो वेरिएशन है वो मैक्सिमाइज हो जाए अगर कोई असाइनेबल कॉज मौजूद है तो, और सैंपल के अंदर विद इन सब ग्रुप, विद इन सैंपल जो वेरिएशन है या जो डिफरेंसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, तो हम कहते हैं कि ये सैंपल जो हैं वो रेशनल सैंपल। इसको कंटिन्यू करते हैं। सब ग्रुप्स और सैंपल्स शुड बी सिलेक्टेड सो दैट इफ, यहां पे जाते हैं, ये बाकी बात तो वही लिखी है, ग्राफ्स भी वही है। कंस्ट्रक्टिंग रेशनल सब ग्रुप, सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल ओवर एंटायर सैम्पलिंग इंटरवल। It is used to make decisions about the acceptance of all units of product that have been produced since last sample. Can be effective at detecting if mean has wandered out of control and then back in control. जैसे यहाँ पे हुआ है कि अगर मीन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और फिर वापस बैक इन कंट्रोल, वापस कंट्रोल में आ गया, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको ये रेशनल सब ग्रुप हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज है, एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑन कंट्रोल चार्ट्स। यहां तो हमने सीधे पिछले लेक्चर में भी एक सिंपल सी बात की थी कि कंट्रोल चार्ट में अगर कोई भी पॉइंट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल प्लॉट हो जाए तो उस केस में आपने प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। अब इसमें जो पैटर्न्स आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रैंडम पैटर्न्स हैं। कभी पॉइंट ऊपर प्लॉट होता है, ये कभी नीचे प्लॉट होता है, फिर ये ऊपर जाता है। मतलब ये इन पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए आप रूल्स कुछ बनाए गए हैं। जो यहाँ पे हम रूल्स डिस्कस करेंगे इन्हें बोलते हैं वेस्टर्न इलेक्ट्रिक रूल्स। ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक WE एक कंपनी है, इन्होंने ये जो रूल्स बनाए हैं कि आप पैटर्न्स जो हैं कंट्रोल चार्ट्स के, उनको आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और कैसे आप कह सकते हैं कि प्रोसेस इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। इसमें पहला रूल है 1 पॉइंट प्लॉट्स आउटसाइड द 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स। वो जो 3 सिग्मा लिमिट्स है, जैसे अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है, कोई एक पॉइंट भी अगर प्लॉट हो गया आउट ऑफ दीज लिमिट्स तो हम कहेंगे कि जो प्रोसेस है आउट ऑफ कंट्रोल है। दूसरी बात, 2 आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स प्लॉट बियॉन्ड 2 सिग्मा वार्निंग लिमिट्स। अब यहाँ पर 2 सिग्मा की जो वार्निंग, ये जो लिमिट्स हैं, कोई कंसेक्यूटिव 2 पॉइंट्स आगे पीछे वाले पॉइंट्स जो हैं, जैसे यहाँ पे पीछे भी हमारे पास ये आया था, जी, तो 2 सिग्मा लिमिट से, और इसमें था, जैसे ये जो 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं ये वार्निंग लिमिट से बाहर प्लॉट हुए हैं, तो सेंसिटाइजिंग रूल है। सेंसिटाइजिंग रूल का मतलब ये है कि आप अलर्ट हो जाएं कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस प्रोसेस। अच्छा, तीसरा रूल है 4 आउट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स प्लॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सिग्मा और बियॉन्ड फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। अब यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी सेंट्रल लाइन है और ये 1 सिग्मा लिमिट है।
को जोन सी बोलते हैं। अगर 5 में से 4 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, 4 आउट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स प्लॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सिग्मा और बियॉन्ड फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, इस जोन में, जोन सी के अंदर अगर प्लॉट हो जाएं तो फिर भी हम, सेंसिटाइजिंग रूल है, फिर भी हम अलर्ट हो जाते हैं। और अगला उसने रूल बताया है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ने, चौथा, 8 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स प्लॉट ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल लाइन। कोई से 8 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, जैसे 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं कंसेक्यूटिव, ये सेंट्रल लाइन के एक तरफ प्लॉट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये नॉन रैंडम कंसिडर नहीं किया सकता अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न इलेक्ट्रिक। वो कहते हैं कि 8 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स अगर सेंट्रल लाइन से ऊपर या सेंट्रल लाइन से नीचे प्लॉट हो जाएं तो पैटर्न को हम नॉन रैंडम पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। अनदर सेंसिटाइजिंग रूल्स फॉर शेवार्ड कंट्रोल, शेवार्ड कंट्रोल चार्ट्स के कुछ और सेंसिटाइजिंग रूल्स भी, जनरल रूल्स हैं, वो भी किए जा सकते हैं। तो इसमें जो चौथा रूल 8 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स का था, अब जो पांचवा है कि 6 पॉइंट्स इन अ रो या कंसेक्यूटिव स्टेडीली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसको रन्स, कंसेक्यूटिव हैं तो रन्स बोलते हैं। रन अब क्या होता है कि 6 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स स्टेडीली डिक्रीज कर रहे हों, जैसे यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 2 3 पॉइंट्स स्टेडीली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं, तो रूल कहता है कि अगर ये 6 हो जाएं कंसेक्यूटिव पॉइंट्स और 6 एक लाइन में पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, रन अप या रन डाउन है, तो फिर भी ये एक नॉन रैंडम पैटर्न कंसिडर किया जाएगा। छठा है कि 15 पॉइंट्स इन अ रो इन जोन सी बोथ अबव एंड बिलो द सेंट्रल लाइन। इस ग्राफ के अंदर को भी थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं, तो जोन सी क्या है, 1 सिग्मा लिमिट्स के अंदर वाला जोन है। जोन बी क्या है, वो सेंट्रल लाइन बल्कि 1 सिग्मा और 2 सिग्मा के दरमियान में, और जोन ए है 3 सिग्मा और 2 सिग्मा के दरमियान। तो जोन सी में 15 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स अगर जोन सी में प्लॉट हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस, ये जो पैटर्न है पॉइंट्स का, ये नॉन रैंडम है। सातवां है 14 पॉइंट्स इन अ रो अल्टरनेटिंग अप एंड डाउन। 15 पॉइंट्स एक रो में अल्टरनेटिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि 15 में से कोई से ऐसे 2 पॉइंट्स थे कि जो इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे, जैसे ये वाले 3 हैं। अगर अल्टरनेट करें, अल्टरनेट कैसे करें, आप इस ग्राफ पे देख लें, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए अल्टरनेटिंग पॉइंट्स हैं जो अप एंड डाउन पैटर्न शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आके ये पैटर्न टूट जाता है, यहाँ पे क्या होता है, अप है फिर ये फिर अप शो करता है, और ये डाउन है तो फिर ये डाउन शो करता है। इसका मतलब वो जो नॉन रैंडमनेस थी पैटर्न की, वो अब यहाँ पर ब्रेक हो गई है। तो ये बात की जा रही है यहाँ पर क्या हो, 15 पॉइंट्स इन अ रो अल्टरनेटिंग अप एंड डाउन। फिर 8वां रूल है, 8 points in a row on both sides of the central line with none in zone C। जोन सी जो है ये वाला जोन है, इसमें से मतलब कितने पॉइंट्स हैं टोटल, 8 पॉइंट्स हैं प्लॉट हुए हैं, उनमें से कोई भी जोन सी में नहीं आया, तो फिर भी एक नॉन रैंडम पैटर्न है, फिर भी समथिंग इज रॉन्ग विद द प्रोसेस। 9वां रूल है, एन अनयूजुअल और नॉन रैंडम पैटर्न इन द डेटा। अनयूजुअल कोई पैटर्न हो तो उस केस में भी प्रोसेस के साथ कुछ मसला होगा। पैटर्न सच एज साइकिल्स ट्रेंड्स आर ऑफन कंसिडरेबल डायग्नोस्टिक वैल्यू। साइकिल्स हों कि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं पॉइंट्स, इसी तरह फिर नीचे आके वो कंटिन्यूसली 4-5 पॉइंट्स नीचे की जा, तो ये इस तरह का साइक्लिकल पैटर्न है अगर, तो उस केस में भी हम प्रोसेस को कहेंगे कि उसमें नॉन रैंडमनेस है पैटर्न में और प्रोसेस के साथ कोई इशू है।
10th पॉइंट है वन और मोर पॉइंट नियर अ वार्निंग और कंट्रोल लिमिट। जो वार्निंग या कंट्रोल लिमिट्स हैं, वार्निंग लिमिट्स क्या हैं 2 सिग्मा और कंट्रोल लिमिट्स हैं 3 सिग्मा लिमिट्स हैं। तो कोई एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स करीब पड़ जाए कंट्रोल लिमिट्स के, तो उस केस में भी हम सेंसिटाइज हो जाएंगे, हम प्रोसेस को चेक करेंगे या प्रोसेस को स्टॉप करके उसमें करेक्ट करेंगे। तो ये हो गए एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑन कंट्रोल चार्ट्स। अच्छा, सपोज दैट the analyst uses k decision rules and criterion I has type first error probability alpha I, then the overall type first error or false alarm probability for the decision based on all k tests is provided that all k decision rules are independent. The value of AI is not always clearly defined for the sensitizing rules. अब टोटल अल्फा या टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एरर क्या होगी? अगर आप फर्ज करें आप के डिसीजन रूल्स हैं, जैसे यहाँ 10 डिसीजन रूल्स थे, तो आप के डिसीजन रूल जो हैं वो डिफाइन करते हैं एक प्रोसेस के लिए, और जो क्राइटेरियन है वो है आई, तो टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी अल्फा आई हो जाएगी। तो टोटल जो अल्फा है टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी वो बन जाएगी 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज। ये पाई है प्रोडक्ट के लिए है, आई 1 से लेके के तक, और 1 माइनस ए आई के आप प्रोडक्ट ले लें। अगर आप आई 5 है तो 1 माइनस ए 1 इंटू 1 माइनस ए 2 इंटू 1 माइनस ए 3 फिर ए 4 ए 5 तक जाएंगे और उनका प्रोडक्ट और उस सारे प्रोडक्ट को 1 में से माइनस करेंगे। When Western electric rules are used, these rules does improve the ability of control charts to detect smaller shifts, but the ARL not can be substantially degraded. For example, assuming independent process data and using a Shewhart chart, the value of ARL not is 91.25 in contrast to 370 for the Shewhart control chart. अच्छा, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक रूल जो हैं ये छोटी शिफ्ट्स जो प्रोसेस के अंदर आती हैं, अगर आप पीछे यहाँ पे देखें तो ये स्मॉल शिफ्ट्स हैं, लार्ज शिफ्ट इसको बोलते हैं, ये लार्ज शिफ्ट है। तो स्मॉल शिफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के रूल जो हैं वो यूज तो किए जा सकते हैं, लेकिन ए और एल नॉट जिसको हम बोलते हैं एवरेज रन लेंथ, जो कि पहला फॉल्स अलार्म डिटेक्ट या प्लॉट होने से या फॉल्स अलार्म आने से पहले कितने पॉइंट प्लॉट हुए हैं वो डिग्रेड हो जाता है। शेवार्ट कंट्रोल चार्ट के लिए ARL नॉट की जो वैल्यू है वो वैसे यूजुअली 370 होती है, लेकिन इस केस में ये 91.25 हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये अब डिग्रेड हो गई है। ARL नॉट किया एवरेज रन लेंथ नॉट, इसकी वैल्यू डिग्रेड हुई है। थोड़ी सी टेक्निकल बात है। तो यहाँ तक तो हमने कंट्रोल चार्ट्स की मुख्तलिफ जो उसके डायमेंशंस हैं उनको हमने डिस्कस किया, उसमें मुख्तलिफ जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कंट्रोल चार्ट्स की कंस्ट्रक्शन में वो डिस्कस किए हमने। तो आखिर में हम एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑफ कंट्रोल चार्ट एप्लीकेशन। अब फेज़ 1 फेज़ 2 क्या है कंट्रोल चार्ट? कंट्रोल चार्ट जब भी यूज़ किए जाते हैं तो पहले जो भी कंट्रोल चार्ट आपके सामने आता है तो आपको पता होना चाहिए फेज़ 1 कंट्रोल चार्ट है या फेज़ 2 कंट्रोल चार्ट है। अब फेज़ 1 कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं? अ सेट ऑफ प्रोसेस डेटा इज गैदर्ड एंड एनालाइज्ड at once in a retrospective analysis constructing trial control limits to determine if the process has been in control over the period of time during which data were collected and to see if reliable control limits can be established to monitor future production. होता क्या है? A set of process data is gathered and analyzed at once in a retrospective analysis constructing trial control limits. ये जो लिमिट्स हैं ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स ये प्रोसेस से निकाली जाती हैं। जैसे आप
यूजुअली 20 या 25 सब ग्रुप्स या सैंपल्स फेज 1 में लेते हैं और उससे ट्रायल कंट्रोल लिमिट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। और अगर प्रोसेस इन कंट्रोल चल रहा है तो जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा था, ये जो 20 या 25 सैंपल कलेक्ट किए थे ये इन कंट्रोल प्रोसेस से किए हुए हैं, तो इसकी मदद से ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स इस्टेब्लिश कर ली जाती हैं। द ARL is not usually reasonable performance measure for phase 1 analysis is more for phase 1 analyst is more interested in probability that an assignable cause will be detected। फेज 1 में आप क्या करते हैं, आप प्रोसेस को रन कर लेते हैं और सैंपल लेते रहते हैं और यूजुअली वो जो यूजुअल प्रैक्टिस है उसको जारी रखते हैं और उन 20 या 25 सैंपल से आप ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये फेज 1 में होता है। फेज 2 में होता है, फेज 2 यूजुअली मॉनिटरिंग प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है कि जब आपका प्रोसेस इन कंट्रोल था तो ये सिचुएशन थी कि ये वाली कंट्रोल लिमिट्स बनी थी, तो अब फेज 2 वाले जो कंट्रोल चार्ट्स होंगे वो बाकी प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए यूज होंगे। वी यूज द कंट्रोल चार्ट टू मॉनिटर द प्रोसेस बाय कंपेयरिंग द सैंपल स्टैटिस्टिक फॉर ईच सक्सेसिव सैंपल एज इट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस टू द कंट्रोल limit। The ARL is a valid basis for evaluating performance of a control chart in phase 2। जो ARL हमने कहा था कि ये कंट्रोल चार्ट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए निकाला जाता है, ARL को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये फेज 2 में एप्लीकेबल होगा और एक अप्रोप्रिएट मेजर होगी कंट्रोल चार्ट की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। ये फेज 1 में काम नहीं करेगा। अब आपको फेज 1 और फेज 2 क्लियर हो गए होंगे होपफुली कि फेज 1 में ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कंट्रोल चार्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और बल्कि सैंपल्स लेते हैं और टिपिकली 20 से 25 सैंपल्स यूज किए जाते हैं ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और फेज 2 में हम जो भी कंट्रोल चार्ट बनाते हैं वो सिर्फ प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए बनाते हैं। यहाँ पे क्या किया, ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स इस्टेब्लिश की, कंस्ट्रक्ट की, और फेज 2 में क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 कंट्रोल चार्ट या कंट्रोल चार्ट रादर कंट्रोल चार्ट एप्लीकेशन। तो अब हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज चॉइस ऑफ कंट्रोल लिमिट्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने सैंपल साइज और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया कि ये सैंपल साइज कितना लेना चाहिए और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, फिर एवरेज रन लेंथ, फिर एवरेज टाइम टू सिग्नल ATS, फिर रैशनल सब ग्रुप्स हमने किए, फिर पैटर्न्स एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स कंट्रोल चार्ट्स के ऊपर किस तरह से वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के रूल्स हमने पढ़े, और लास्ट में हमने फेज 1 और फेज 2 एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में जाके हम फिर प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट करेंगे कंट्रोल चार्ट्स को कि जो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स हैं या एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स हैं उनको प्रैक्टिकली कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। थैंक यू।